कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग भारतीय समाजशास्त्री का सीरीज कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 5 समाजशास्त्री को कंप्लीट कर चुके थे। आज ये हमारे 6 समाजशास्त्री हैं, जिनका कि नाम है इरावती कर्वे। इनके बारे में हम इनकी थोड़ी जीवनी, इनके सिद्धांतों को जानने का कोशिश करेंगे, तथा साथ ही साथ ये भी देखेंगे उनका जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान है। उन्होंने जो पुस्तक की रचना की थी, जिसका कि नाम था किनशिप रिलेशनशिप, किनशिप का जो ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में जो उन्होंने बताया था, नातेदारी प्रथा के बारे में बताया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इरावती कर्वे का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1905 में। म्यांमार में बर्मा में उनका जन्म हुआ था। तो वहाँ की जो प्रसिद्ध नदी थी, उसके नाम के ऊपर में उनका नाम इरावती रखा गया। और उनकी मृत्यु हुई थी 11 अगस्त 1970 पुणे में। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो भी पुणे में ही कंप्लीट हुई थी। इरावती कर्वे के बारे में हम और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर देखते हैं कि 1926 में फर्ग्यूसन कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक की थी। उसके बाद 1928 में मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने समाजशास्त्र में एमए अपना कंप्लीट किया था। और फिर उन्होंने जो पीएचडी का जो शोध कार्य किया था, तो उनके गुरु थे जीएस घुरिये। इरावती कर्वे जो है वो किसकी शिष्या थी? जीएस घुरिये की शिष्या थी। इसलिए जीएस घुरिये की जाति प्रथा, नातेदारी, ये सब का प्रभाव भी उनके जीवन पर पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि फोकलोर और परशुराम और चित्पावन ब्राह्मण, उनकी महत्वपूर्ण कीर्ति थी। किनकी? इरावती कर्वे की महत्वपूर्ण कीर्ति थी। और उनकी एक और महत्वपूर्ण कीर्ति है युगांत, जिनकी रचना उन्होंने 1968 में की थी, जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो युगांत जो था वो ऐतिहासिक मानव शास्त्रीय धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से महाभारत के जो प्रमुख पात्र थे, जो नायक थे, उनको पौराणिक आंकड़ों को, उनका जो वीर गाथा था, उसको एक अध्ययन में, एक डाटा के रूप में उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था। साथ ही अगर हम देखें तो 1926-27 के दशक में इरावती कर्वे ऐसी पहली महिला थी जो फर्स्ट टाइम मतलब 2 व्हीलर का उपयोग करते थे। उस समय में वो स्कूटर चलाया करती थी। इरावती कर्वे के सिद्धांत के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनका जो सिद्धांत है वो 2 भागों में बटा हुआ है। इन्होंने जो अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें कि नातेदारी प्रथा का उन्होंने वर्णन किया था, तो इसमें उन्होंने नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय दोनों जगह पर जाकर, उस क्षेत्र में जाकर फील्ड वर्क करके उन्होंने अपनी रचना को प्रस्तुत किया था। इरावती कर्वे का मानना था कि जो जाति प्रथा हमारे समाज में विद्यमान है, जो परिवार में नातेदारी की जो व्यवस्था है, तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के आधार पर इसको हम वर्णन नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ का विश्लेषण करके उसके बारे में बताया था। तो चलिए इसको हम लोग ग्रामीण समुदाय के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। इरावती कर्वे जब ग्रामीण समुदाय में समूह संबंध के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उनके सहयोगी थे दामले। तो कर्वे और दामले ने ग्रामीण समुदाय में पद्धतिगत प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने रिश्तेदारी, जाति और इलाके के कारकों, उसका आस पड़ोस के वातावरण का उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि अंतर समूह की संरचना किस प्रकार से की गई है, और इसी के आधार पर उन्होंने मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के डाटाओं को प्रस्तुत किया। तो इरावती कर्वे जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में गई थी, तो वह कौन से ग्रामीण क्षेत्र गई थी? पश्चिमी महाराष्ट्र के अक्ष गांव गई थी। वहां पर जाकर अलग अलग रूप से वहां का वातावरण का उन्होंने अध्ययन किया। और वहां पे जाकर वे देखती हैं कि वो जो अक्ष गांव है वो अलग अलग वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें कि पूर्व अकालपत, बड़कियोट गांव, सताड़ा गांव, ये सभी आते हैं। और पश्चिमी छोर का जो आहुपे दक्कन का पठार था, वहाँ पे जब वो जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि वहाँ का जो गांव है, और पश्चिमी तरफ पे एक छोटी सी नदी के मुहाने पर बसा हुआ एक और जो गांव है, वहाँ पे जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि सबकी एक अलग अलग जाति व्यवस्था है, सबकी अलग अलग अपना उसकी नातेदारी है। तो इसी अध्ययन पर, ग्रामीण समुदाय समूहों के अध्ययन पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया कि जब वो जाति प्रथा का अध्ययन करती हैं तो पाती हैं कि जो जाति है वो उसका जो बेटा रहेगा,
जिस जाति में जो बच्चा जन्म लेगा वो पारंपरिक व्यवसाय ही उसको अपनाना पड़ेगा। जाति की जो भूमिका रहती है कि वहाँ मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ऊंच नीच की जो भावना होती है वो बनी रहेगी। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि शिक्षा और बाहरी प्रभाव भी जाति के अंदर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो कृषि कार्य है उसमें बाहर के जाति के लोग भी लगे हुए हैं। कृषि में मतलब जो कृषि है ऐसा ऐसा कार्य है जिसमें कि ग्वाला भी लगे हुए हैं, नाई भी लगा हुआ है, ब्राह्मण भी लगा, सबको ही लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ इरावती कर्वे ने ये भी देखा कि जो एससी जाति के, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है, अभी भी दयनीय बनी हुई है। इरावती कर्वे ने जब नगरीय समुदाय का अध्ययन किया तो वहाँ पे वो इरावती कर्वे और राणा देव ये दोनों ने 1965 में महाराष्ट्र जिले के फलतान शहर में वो लोग गए थे और वहाँ पे जाकर सर्वे किया था। तो इरावती कर्वे और राणा देव जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि इस शहर के आसपास क्या है, 23 और गांव हैं और 7 मील के दायरे तक ये शहर क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो शहर के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि सामाजिक गतिशीलता भी बनी हुई है और इसी के आधार पर फिर उन्होंने संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, परिवार, ये सब का वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया, फिर एक कस्बा के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में जाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो पूरी तरह से शहरी तो हो नहीं पा रहे, शहरी सुख सुविधाओं का हासिल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, कस्बे का निर्माण हो रहा है। और फिर इरावती कर्वे ने इसी फलतान शहर का जब अध्ययन किया तो इसी के आधार पर उन्होंने जाति प्रथा और परिवार के बारे में भी बताया। जाति की परिभाषा वो देती हैं कि जाति बहुत कुछ अपवादों के साथ एक लुप्त प्राय समूह है। जाति के बारे में उन्होंने क्या बताया कि बहुत कुछ अपवादों के साथ एक लुप्त प्राय समूह। जाति क्या है कि लुप्त प्राय में ऐसा आपको लगेगा कि जाति क्या है, खत्म हो जाएगी, लेकिन जाति खत्म नहीं होगी, लेकिन क्या है कि जाति भाग होते जा रहा है, वो दिन के दिन जाति के अंदर विभाजन मौजूद रह रहा है। परिवार के बारे में उन्हें बताया कि परिवार उन लोगों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं, जो आमतौर पर संपत्ति रखते हैं और आम पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं। परिवार के बारे में उन्होंने क्या परिभाषा दी कि एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही साथ पका हुआ भोजन करते हैं, एक ही संपत्ति का प्रयोग करते हैं तथा एक ही पारिवारिक पूजा भी करते हैं। अब हम लोग इरावती कर्वे की जो पुस्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब इरावती कर्वे और उनके सहयोगी ने जाकर जब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अध्ययन किया, वहाँ पे जाति प्रथा, परिवार, नातेदारी, ये सब के बारे में बताया, तो इसके आधार पर क्या किया कि उन्होंने भारत को 4 भागों में बांटा। भारत को 4 भागों में बांटा। वे क्या क्या थे? उत्तरी भारत, जिसे कि नॉर्दर्न जॉन या जॉन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। दक्षिणी भारत, जिसे सर्दर्न जॉन, जॉन ऑफ डेविडियन लैंग्वेज कहा जाता है। मध्य भारत, जिसे कि सेंट्रल जॉन, जॉन ऑफ ट्रांजिशन लैंग्वेज कहा जा सकता है। और पूर्वी भारत, जिसे कि ईस्टर्न जॉन, जॉन ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज कहा जाता है। इसके आधार पर उन्होंने उत्तरी भारत का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक बनाया कि हिमाचल जो पर्वत है, हिमाचल पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र है वो उत्तरी भारत के अंतर्गत आएगा। और दक्षिणी भारत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि कर्नाटका, मालाबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी बिहार, ये सब आ जाएंगे आपके दक्षिणी भारत के अंतर्गत। मध्य भारत में उन्होंने बताया कि मध्य भारत के अंतर्गत आ जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, ये सब आ जाएंगे मध्य भारत के अंतर्गत। और पूर्वी भारत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो संस्कृत या इंडो यूरोपियन जो क्षेत्र है, जैसे कि ऑस्ट्रिक या मुंडारी भाषा के लोग, जैसे कि पूर्वी पहाड़ी एरिया, बर्मा, तिब्बत, असम, ये सब जो आ जाएंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पूर्वी भारत के अंतर्गत। साथ ही इरावती कर्वे ने यह भी बताया कि हम उत्तरी भारत में तो जाति प्रथा का एक अलग देखते हैं कि वहाँ पे जाति प्रथा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन दक्षिणी भारत में क्या है, जाति प्रथा का उतना प्रचलन नहीं है। और अगर नातेदारी की भी व्यवस्था देखा जाए तो पूर्वी भारत की
उत्तरी भारत की जो नातेदारी व्यवस्था है उसके अलग दक्षिणी भारत में नातेदारी व्यवस्था है। जैसे पूर्वी भारत में अगर माँ चाची ये जो रिश्ता है, बोलने से आपको समझ में आ जाए किसको माँ बोला जा रहा है, किसको चाची बोला जा रहा है, लेकिन दक्षिणी भारत में कुछ अलग अलग रिश्ते हैं जिसका कि बोलने से समझ में वो नहीं आता है। जैसे कि अपम अपम किसे बोला जाता है, मगन किसे बोला जाता है, अन्ना अन्ना बोलेगा तो सबको ही बोला जाएगा। तो इस टाइप का बस अलग अलग वहाँ पे नातेदारी की प्रथा विद्यमान रहती है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि उत्तरी भारत का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो उत्तरी भारत का वर्णन उन्होंने नातेदारी समूह के रूप में, नातेदारी शब्दावली के रूप में, वैवाहिक समूह के रूप में तथा उपहारों के आदान प्रदान के रूप में उत्तरी भारत का वर्णन किया है। दक्षिणी भारत का भी वर्णन उन्होंने नातेदारी समूह, पितृवंशीय समूह, विवाह संबंधी नियम, नातेदारी शब्दावली, वैवाहिक नियम और उपहारों का आदान प्रदान के बारे में बताया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में क्या देखा जाता है कि जन्म और के जो परिवार और विवाह के जो परिवार है उसमें स्पष्ट अंतर नहीं है, जबकि उत्तरी भारत में यह अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसी के आधार पर फिर देखा जाता है कि जो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र का जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह संबंध विद्यमान रहता है, ये मध्य क्षेत्र में। लेकिन आपको उत्तरी भारत में ये देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जातियों में खास तौर से जैसे अहीर, काठी, इस प्रकार के चारण, इस प्रकार जो जातियाँ होती है वहाँ पर इस प्रकार का ममेरा फुफेरा भाई बहन का शादी मौजूद होता है। फिर वहाँ पर कुलीन विवाह का प्रचलन है। फिर गुजरात की कुछ जातियों में देवर बावी विवाह भी प्रचलन है, या फिर पत्नी की छोटी बहन से भी विवाह हो सकता है। ये आपका मध्य क्षेत्र में इस प्रकार से उन्होंने इसको बांटा। पूर्वी भारत में उन्होंने बताया कि वहाँ का वर्णन किस प्रकार से किया, ऑस्ट्रिक और मुंडारी भाषा के रूप में। गारो जो कि पुत्री का पति, जिसे कि क्या कहा जाता है, नोकमा, मातृवंश परंपरा का वहाँ पे प्रचलन है, को मोचांग कहा जाता है। माता अपना उत्तरधारी नौकना को चुनती है, जमाता अपने पति का नौकरम बनकर बच जाता है, और नातेदारी संगठन का कोई निश्चित प्रतिमान पूर्वी भारत में विद्यमान नहीं रहता है। तो जब इस रूप से 4 भागों में जब उन्होंने भारत के नातेदारी व्यवस्था को जब बांटा, तो इसी के आधार पर फिर उसमें उन्होंने तुलना की। किसके बीच तुलना की? नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के बीच वहाँ का जो किनशिप सिस्टम है उसके बीच उन्होंने तुलना की। इसके आधार पर इरावती का कहना था कि जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में क्या होता है, स्पष्ट अंतर नहीं रहता है, जबकि उत्तरी भारत में यह अंतर विद्यमान रहता है। उत्तरी भारत में वर्णात्मक प्रणाली, जबकि दक्षिणी भारत में किस प्रकार की प्रणाली मौजूद है, वर्गात्मक प्रणाली। उत्तरी भारत में अनुलोम विवाह प्रचलन है और दक्षिण भारत में अधिमान्य विवाह। उत्तरी भारत में पत्नी अजनबी रहती है, मतलब कि अनजान से विवाह था, लेकिन दक्षिणी भारत में पत्नी अजनबी नहीं रहते, यानी कि ममेरे भाई बहन से भी शादी होता है, वो लोग जानते हैं कि किससे शादी हो रहा है। दक्षिणी भारत में सकारात्मक नियम होते हैं, जबकि उत्तरी भारत में नकारात्मक नियम होते हैं। अब हम लोग इरावती कर्वे जी के बारे में कुछ उनके इम्पोर्टेंस बुक्स की ओर देखते हैं। तो उनके इम्पोर्टेंस बुक्स थे भारत में रिश्तेदारी संगठन, जिसका कि उन्होंने रचना की थी 1953 में। सेकेंड बुक है वेस्टेस खंडेस के भील 1958 में। हिंदू समाज एक व्याख्या 1961-1968 में। परिपूर्ति जो कि मराठी में लिखा गया था। फिफ्थ बुक है बढ़ते कस्बे और उसके आसपास का क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता 1965 में। महाराष्ट्र भूमि और लोग 1968 में। युगांत एक युग का अंत 1968 में। भोवड़ा मराठी में लिखा गया है। आमची संस्कार मराठी में लिखा गया है। संस्कार धानी भी मराठी में लिखा गया है और गंगा जल भी मराठी में लिखा गया है। ये जितने बुक्स हैं ये आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर ले। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को इरावती कर्वे तथा उनकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।